Hello बच्चों, let's read this question. The most suitable method of separation of 1:1 ratio mixture of ortho and paranitrophenol. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक मिक्सचर है 1:1 रेशियो का ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का, हम उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो यही है कि हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, और स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें उनमें होने वाली इंटरेक्शन का भी पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनके बीच में स्ट्रक्चर में कौन सी इंटरेक्शन हो रही है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाए, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इस मॉलिक्यूल में होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये H इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। और जो हमारा सेकंड है वो है पैरानाइट्रोफिनॉल। ये हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है। अब इसमें क्या है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, हाइड्रोजन इससे बहुत दूर है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा पैरानाइट्रोफिनॉल का, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। इस ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। और जबकि यहाँ पे क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑर्थो वाले केस में। ये वाला केस था हमारा ऑर्थो का, और ये वाला पैरा का। तो इसमें क्या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जैसे मान ले एक मॉलिक्यूल ऑर्थो का है, एक मॉलिक्यूल ये है, इनके आपस में इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है जितनी किस केस में है, पैरा वाले केस में। तो अगर हम इसको जनरली ये दोनों ना लिक्विड फेज में होते हैं, अगर हम इनको लिक्विड फेज से गैस फेज में लेके जाएंगे तो हमें ऑर्थो वाले केस में कम हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बीच में पहले ही अट्रैक्शन कम है और गैस में ले जाने के लिए हमें कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ पैरा हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब जो इसकी वोलेटिलिटी है वो कम है, ये मतलब लेस वोलेटाइल है। जो पैरा वाला है लेस वोलेटाइल है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और इन केस ऑफ ऑर्थो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम है। तो ये क्या है, मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल। तो हम इनको ना वोलेटिलिटी के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एक मिक्सचर से। और जो इस प्रोसेस का नाम है वो होता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग कंपाउंड है, उनके उनको अगर हम सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटी, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में जो फोर्थ ऑप्शन है स्टीम डिस्टिलेशन का है, ये करेक्ट आंसर है। आइए एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं वो इनकरेक्ट क्यों। जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन होता है कि हम सॉलिड फेज से गैस फेज में डायरेक्टली जा रहे हैं। तो जो सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज में हमें पता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल सॉलिड है मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले ही होगी, तो उनकी वोलेटिलिटी की इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ पाएगा जितना लिक्विड केस में आता है। दूसरा क्रोमेटोग्राफी एक अलग चीज है, वो पोलर नॉन पोलर के बीच में सेपरेट करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी भी ऑप्शन नहीं है, सब्लिमेशन भी नहीं। और क्रिस्टलाइजेशन ये होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल के क्रिस्टल जल्दी बन रहे हैं या एक के लेट बन रहे हैं या दोनों के क्रिस्टल्स में डिफरेंस आ रहा है। बट ये दोनों जो मॉलिक्यूल हमारे ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ये जनरली लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी इनके लिए नहीं होती। तो इसका आंसर है जो फोर्थ ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर है स्टीम डिस्टिलेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।